नोवेल चलो वफा के देश चलते हैं। असकलम फरीहा मिर्ज़ा, एपिसोड नंबर 12। पेशेंट मुस्तफ़ा का रूम कहाँ है? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। उस तरफ उस लड़की के दाएं जानिब इशारा करने पर वो शुक्रिया अदा करके कॉरिडोर की जानिब बढ़ गई। उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार यहाँ आई थी। एक गलत फहमी की बिना पर उसने कितनी बातें सुनाई थी उसे। तब वो डॉक्टर मुस्तफ़ा से मिलने आई थी और आज वो पेशेंट मुस्तफ़ा का पूछ रही थी। किस्मत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है ना, वो सोचते हुए उस जानिब बढ़ रही थी जब बेख्तियार ठटकी। जुबिया, जुबी। वो भाग कर उसके गले लगी। जिमल, तुम आ गई हो। वो ठीक नहीं है, वो अभी तक होश में नहीं आए। जुबिया रोते हुए बोल रही थी। जिमल ने सख्ती से आंखें मीच ली। उसके लिए बहुत मुश्किल था जुबिया की आंखों में आंसू देखना। जुबिया, चुप करो, ऐसे नहीं रोते, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वो उसकी पीठ सहलाते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। जिमल, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो ये नहीं चाहा था। वो उसके साथ लगी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत कर रही थी। ज़ोबी, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा होगी जिसे तुम नहीं समझ सकती। क्या तुम्हें उसकी हिकमतों पर यकीन नहीं? वो दो मोहब्बत करने वाले दिलों को जुदा नहीं करता। वो आजमाइशों से गुजार कर इंसान को कुंदन बना देता है। वो देखता है कि हमारी मोहब्बत कितनी सच्ची है। बट वाई मी? बिकॉज अल्लाह लव्स यू। मैं थक चुकी हूँ, मैं जानती हूँ वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? बस इतनी ही थी तुम में हिम्मत, अब बस इतना हौसला था। तुमने खुद कहा था कि मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं, फना होने का नाम है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर वो मेरी किस्मत में ना हुआ, वो भुराई आवाज में बोली, तो तुम दुआ करो। दुआ किस्मत बदल देती है। अगर दुआ से भी ना मिले, फिर सब्र कर लो। क्या पता तुम्हें उसका बेहतरीन मुतबादल मिल जाए। मगर मुझे मुतबादल नहीं चाहिए। दिल को एक बार ही एक ही चीज़ पाती है। एक ही इंसान से मोहब्बत होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने बड़ी दिल गिरफ्तगी से कहा था, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें देनी है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, चाहे वो तुम्हें पसंद आए या ना आए। लेकिन वो चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर होगी, क्योंकि तुम्हारा नसीब अल्लाह ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। वो बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसके हाथ की पुश्त हिलाते हुए समझा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहूँ। वो खुद उलझ गई थी। तो मत कहो, अल्लाह से कह लो, वो सब समझ लेगा। उसने जैसे उसकी मुश्किल आसान की। जिमल, वो होश में आ जाएंगे ना? उसकी आवाज़ में कितना खौफ था, उसे खो देने का खौफ। बेख्तियार जिमल को उस पर तरस आया। हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा। जिमल ने कहा तो वो जैसे मुतमईन से होगी। सुबह उनके घर से कोई नहीं आया क्या? जिमल ने कुछ सोचकर पूछा। उनकी मम्मी आई हैं, वो इधर रूम के बाहर बैठी हैं। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। ज़ोबिया आंसू साफ करके उठी, फिर उसे अपने साथ ले आई। आंटी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिमल। और जिमल, ये सोमिया आंटी हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा की मम्मी। ज़ोबिया ने तारुफ करवाया। जिमल? उन्होंने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जिमल ने उन्हें सलाम किया। उसके चेहरे पर शनासाई की कोई रमक नहीं थी। साफ जाहिर था कि वह उनसे पहली बार मिल रही है। आंटी, अब परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिमल उनका हाथ नरमी से दबाकर बोली तो वह मुस्कुराई। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएगा। आप में से अगर कोई पेशेंट से मिलना चाहे तो मिल सकता है। नर्स के बुलाने पर उन तीनों ने उसे देखा। आंटी, आप मिल लें, सोफिया ने कहा तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। मैं अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती। वो एकदम ही बूढ़ी लगने लगी थी। जवान औलाद बिस्तर से लग जाए तो माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आंटी प्लीज, आपको हिम्मत करनी होगी, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। वो जिंदा है और बहुत जल्द होश में भी आ जाएंगे। आप उनसे मिल लें। जिमल ने उनसे कहा तो वो सर हिलाकर उठकर मुस्तफ़ा के रूम में आ गई। उनके जाने के बाद वो दोनों बेंच पर बैठ गई। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। वो उजलत में कहती बाहर निकल आई। उसका रुख कैंटीन की जानिब था। जानती थी कि ज़ोबिया ने कल से कुछ नहीं खाया होगा। वो कैंटीन से जूस और सैंडविच लेकर वापस आ रही थी जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा। सफिया ताई का फ़ोन देकर उसका मूड एकदम बिगड़ गया। अभी तो उनके निकम्मे बेटे की धुलाई करवाई है और अब उसकी माँ को चैन है। जी फरमाइए। अंदाज बेहद रूखा था। दिलावर की तरह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो उसके लहजे को यकसर नज़रअंदाज करके बोली। अभी कुछ ही देर पहले उन्हें पता चला था कि फैक्ट्री में आग लगने का। सुबान खान का कहना था जितनी जल्दी शादी हो जाए बेहतर है। उनको कोई एतराज़ नहीं था। वो यही बात दिलावर को बताना चाह रही थी, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। पागल खाने। वो मुस्कुराई, मगर जब बोली तो इतना, मुझे क्या पता। क्यों, तुम उसके साथ शॉपिंग पर नहीं गई? वो पुरतशवीश अंदाज में बोली। गई थी, लेकिन वहां आपके बेटे को कुट पड़ गई। फिर उसे पागल खाने वाले उठाकर लेके। अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे बेटे को क्यों मारेगा कोई? किधर है वो तो सुलह ही गई थी उसकी बातों से। जहन्नुम में। वो उनका मजीद सुलगाकर उनका रहा सहा सुकून भी बर्बाद कर चुकी थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो।
कल तुम्हारी शादी है दिलावर से। तुम्हारे ताया ने खुद कहा है। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम बकवास करती हो और कैसे इनकार करती हो। उन्होंने जैसे उसको कोई खौफनाक खबर सुनाई थी, मगर दूसरी जानिब सिमल खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह, कल मेरी शादी है। उसने हंसी जबत करके दोबारा तस्दीक चाही। हाँ, इसीलिए जब चौप निकाह नामे पर दस्तखत कर देना। उन्होंने उसे दोबारा फोन किया तो वो एक बार फिर हंस पड़ी। इर्द गिर्द खड़े लोगों ने अचंभे से उसे हंसते देखा। ओके ताई जान, मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूँ, और ताया जान से कहिएगा कि मुझे धूमधाम से शादी करनी है और मेरा ब्राइडल ड्रेस बहुत महंगा होना चाहिए। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, आफ्टर ऑल मेजर हयात की बेटी हूँ। वह कहे जा रही थी और उसकी बातें सफिया का खून जला रही थी। बस बस, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी, फिक्र न करो। वह कहकर फोन बंद करने लगी थी। सासू माँ, एक चीज और, खाने में बिरयानी और आइसक्रीम जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा फ्राइड चिकन, चिकन चिली, जर्दा, कौरमा, कस्टर्ड, चाइनीज, रशियन सैलेड, स्पैगेटी, गोलगप्पे और बाकी जो आपका दिल करे। वो क्या है ना कि मेरी दोस्तों को बहुत पसंद है। उन्हें बड़ा दुख होगा कि अगर उनकी दोस्त की शादी में मेन्यू भी उनकी पसंद का ना हुआ। वो निहायत मासूमियत से बोल रही थी जब सफिया ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, कल मेरी शादी होगी। हाँ, क्या बात है भाई, कितना मजा आएगा। वो दांतों में उंगली दबाकर हंस रही थी जब कुछ सोचकर उसने अम्मी का नंबर डायल किया। मेरी प्यारी माँ जान, कल आपकी इकलौती औलाद की शादी है, तैयारी कर लें। उसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहकर फोन बंद कर दिया। जिमल, हेलो, क्या बकवास करियो? नौरीन उसे रोकती रह गई, मगर वो फोन बंद कर चुकी थी। मेरे अल्लाह, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। वो सर झटक कर रह गई। वो उसका हाथ थामे बैठी हुई थी। उसका सर सफेद पट्टी में जकड़ा हुआ था और उसका चेहरा मुरझा गया था। आंखें हनोस बंद थी। मुस्तफ़ा, मेरे बच्चे, होश में आ जाओ। देखो, मेरे पास कोई नहीं है। इर्तिजा भी जाने किधर है। कम से कम तुम तो होश में आ जाओ। प्लीज ऐसा मत करो। अपनी माँ की बात सुन लो। वो सारों कतार रो रही थी। मेरे पास तुम दोनों के सिवा कोई सहारा नहीं है। ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें वहां नहीं भेजना चाहिए था। काश, काश मैं तुम्हें वहां ना भेजती। वो बार बार उसका हाथ चूमते हुए रोती जा रही थी। मैम प्लीज़, आप बाहर जाएं। ज़्यादा देर तक पेशेंट के पास मत रुकें। नर्स ने उन्हें पुकारा। मुझे कुछ देर बैठ लेने दो अपने बेटे के पास। कैसे इल्तजा थी उनकी आवाज़ में कि नर्स खामोशी से सर हिलाकर बाहर निकल गई। जुबिया, मैं आ गई हूँ। गहरी सोच में बैठी जुबिया को उसने हिलाया तो वो एकदम चौंकी। ये लो, जल्दी से खाओ। उसने सैंडविच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया ही नहीं, बल्कि सीधा उसके मुंह में ठोंस दिया। जिमल, वह सैंडविच से भरे मुंह के साथ उसकी तरफ देखकर बोली, जिसके चेहरे पर बेहद शैतानी मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? जुबिया ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जिस पर वो गड़बड़ाई। नहीं नहीं तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट हुआ है? वो अब भी मुतमईन नहीं हुई थी। मेरे अपने भी सोर्सेज हैं। जिमल ने गर्दन अकड़ाई। अच्छा, हरमेन का कुछ पता चला? वो मुतमईन हुई थी या नहीं? मगर उसने दोबारा नहीं पूछा। वो जानती थी कि जिमल उससे कुछ नहीं छुपाती। वो उससे खुद ही सब कुछ बता देगी। वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है, और कल वो हमसे मिलेगी। कल हम तीनों साथ होंगे, पहले की तरह। वो पूरी यकीन अंदाज में बोली तो जुबिया ने हैरत से उसे देखा। क्यों, कल कोई खास दिन है क्या? जुबिया ने तफ्तीशी अंदाज में उसे देखा। हाँ ना, कल मेरी शादी है। सिमल ने चादर का कोना मुंह में डालकर शर्माने की नाकाम एक्टिंग की। क्या क्या कहा? तुम्हारी शादी? जुबिया को जैसे किसी ने 440 मेगावाट का झटका लगा दिया था। वो बेयकीनी से अपने सामने बैठी हुई सिमल को देख रही थी, जिसके दांत इतनी सीरियस सिचुएशन में भी अंदर नहीं जा रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बेहुदा मजाक करते हुए? वो अब भी मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मेरा यकीन करो तुम। सिमल ने उसे यकीन दिलाना चाहा। अच्छा, कौन है वह बदनसीब जिसकी किस्मत फूटने वाली है? जोबिया ने उसे चिढ़ाया। ऐसे मत कहो, वो तो खुश नसीब होगा जिसे मुझ जैसे हसीन, मासूम, ज़हीन और निकम्मी, पढ़ी लिखी, सुस्त, काहिल, कामचोर, बेवकूफ़ और बेशरम बीवी मिलेगी। जोबिया ने उसकी तारीफों के पुल पर बंद बांध दिया था। उसका मुंह खुल गया। तुम जलती हो, मेरे जैसा मासूम कोई नहीं। अच्छा, बकवास ना करो। ये बताओ, दूल्हा कौन है? जोबिया ने पूछा तो वो खुलकर मुस्कुराए। इट्स अ सीक्रेट। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई थी। शामो है तुम्हारा नाम? सुभान खान ने उसे तिरछी नजरों से देखकर पूछा, जो काफी घबराया हुआ था। भोले ने उसे अपनी जगह भेजा था।
ये पता दे रहा हूँ तुम्हें, उस जगह चले जाओ और वो जैसा कहीं वैसा करो। पैसों की फिक्र मत करना, अब तुम जा सकते हो। बाकी शर्फो तुम्हें समझा देगा। जी सर। वह सलाम करके बाहर निकल गया। शामू को भोले ने भेजा था। शर्फो ने जाने क्या कहकर सुबान खान को उसका यकीन दिलाया था। उन्होंने मजीद कोई सवाल किए बगैर उसे भारतीय एजेंट्स के पास भेज दिया था। सुबान खान पहले ही काफी झुंझलाए हुए थे। दिलावर ने न सिर्फ सेठ बख्शा बल्कि उसके ड्राइवर और गार्ड्स को भी मार दिया था। यह मामला जल्द अज जल्द खत्म करना होगा, सुबान खान ने सोचा था। तभी शर्फो हवास बाख्ता अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ सर? कॉलेज से सारे ड्रग्स गायब हैं और सुबान खान ने बर्क रफ्तारी से पूछा। फैक्ट्री में आग लग गई है। शर्फो ने उसके सर पर बम फोड़ा था। ये कैसे हो सकता है? सुबान खान ने सर थाम लिया। शर्फो ने फौरन टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगाया, जहां न्यूज कास्टर सुबान खान की फैक्ट्री में लगी आग की खबर बयान कर रही थी। उनका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उसी फैक्ट्री के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया था। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है? आग कैसे लग गई? वो चिल्लाए। पता नहीं है सर, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। वर्कर्स उस वक्त जा चुके थे जब आग लगी। ये सब कौन कर रहा है? वो अपने बाल नोचते हुए तकरीबन कुर्सी पर ढह गए। सर, ये खत आया आपके लिए। मुलाजिम ने अंदर आकर उसके सामने एक लिफाफा रखा और चला गया। सुबान खान ने लिफाफा चाक किया और खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया। एक दफा का जिक्र है कि एक जालिम बादशाह ने अपने दोनों भाइयों को कत्ल करवा दिया। पता है किस लिए? तख्त और ताज हासिल करने के लिए। वही तख्त और ताज जो आर्जी है। जब उससे छीना जाएगा, उसी तलवार से उसका सर कलम किया जाएगा जिस तलवार से उसने अपने भाइयों को मौत के घाट उतारा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे सरप्राइज पसंद आएंगे। बाय बाय, जल्द मिलते हैं। खत पढ़कर सुबान खान के पसीने छूट गए थे। उसका मतलब यह है कि शर्फो ने पुरसोच अंदाज में उनकी तरफ देखा। इसका मतलब है कि ये आग उसी शख्स ने लगवाई है और हमारे ड्रग्स और असले को भी उसी शख्स ने गायब करवाया। ये कोई आज की नहीं, सालों पुरानी दुश्मनी निकाल है वो जो कोई भी है जल्द सामने आ जाएगा। सुबान खान ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। लेकिन सर, अब हम क्या करेंगे? फैक्ट्री तबाह हो चुकी है। मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? शर्फो ने एक और मसला सामने रखा तो सुबान खान के चेहरे के तासुरात एकदम ढीले पड़ गए। पैसे की तुम फिक्र न करो, दिलावर को बुलाओ, कल उसका निकाह है सिमल के साथ। सुबान खान ने कहकर अपना फोन उठा लिया। उनके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी। सिमल उनके लिए सोने की चिड़िया थी। उसके बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद के साथ अपना बिजनेस आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे। जी सर। शर्फो बाहर निकल गया। वो एक तारीख कमरे में बंद था। उसे यहाँ कैद हुए जाने कितना वक्त गुजर चुका था। उसे बस ये याद था कि वो सिमल को शॉपिंग पर लेकर गया था। सिमल ने चालाकी से उसे फंसा दिया और लोगों से मार पड़वाई थी। फिर कुछ लोग आए थे जो खुद को पागल खाना से आए हुए डॉक्टर्स कह रहे थे और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उसे याद था कि उसने मुजाहमत की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। उसके बाद वो खोशो खुद से बेगाना हो गया था। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा था। उसके चारों तरफ अंधेरा था। उसके सर पर एक टॉर्चर लैंप रोशन था जिससे उसका दिमाग सनसना उठा था। वो कोई टॉर्चर सेल था शायद। कोई है यहाँ? मुझे खोलो, कोई है? वो अंधेरे में जोर जोर से चीखने लगा था। खाली कमरे में उसकी आवाज गूंज रही थी। खोलो मुझे, कोई है यहाँ? कौन लाया मुझे यहाँ? वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई, उसके साथ ही भारी कदमों की आवाज करीब आने लगी। मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ, किसी ने अचानक सरगोशी की थी। दिलावर ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसका चेहरा देखने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा। नवारत के चेहरे पर काला मास्क था। सिया जीन्स और टी शर्ट पहने हुए वो अपनी काली सिया गहरी आंखें उस पर मरकूज किए हुए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिलावर चीख पड़ा जब मुकाबल ने जमीन से ठंडे पानी की बाल्टी उठाई और उसके चेहरे पर उलट दी। ठंडे ठार पानी ने उसके जिस्म पर कपकपी तारी कर दी। तुम जानते नहीं हो मुझे। कुछ देर बाद अपना सांस दुरुस्त करके दिलावर ने उसे देखा। जानता हूँ। मुकाबल ने उसकी बात काटी। तुम दिलावर खान हो, सुबान खान की वाहिद औलाद। तुम्हारा बाप बज़ाहिर तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन हकीकत में वो एक मंशियात और असला फरोश है जो कीमती जानों का सौदा करता है, जिसके गैर मुल्की एजेंसियों से ताल्लुकात हैं, जो अपने मुल्क के राज दुश्मनों को बेचता है, जो अपने वतन की बेटियों को अगवा करके महज चंद सिक्कों की आस दुश्मनों को बेच देता है। अंधेरे में उसकी बुलंद आवाज गूंज रही थी। और तुम? उसने अचानक रुक कर दिलावर को देखा। तुम इस सब में अपने बाप के साथ बराबर के शरीक हो। वो टहलने के से अंदाज में उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। तुम कई सालों से अपने बाप के साथ लड़कियां अगवा करते रहे। उसकी आवाज में अजीब सा रौब था। अपने मुल्क की इज्जतों के साथ खेलते रहे।
اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کو تم نے نشے پر لگا کر ان کا مستقبل برباد کیا اور سانس لینے کو رکا۔ دلاور نے سانس روک کر اس سے دیکھا، وہ اتنا کچھ کیسے جانتا تھا آخر؟ اور تم ایک قاتل بھی بن گئے۔ تم نے سیٹ بخشا اور اس کے گارڈز اور ڈرائیور کو بھی مار دیا۔ دلاور کو لگا اس سے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ اس کا اعمال نامہ اس نے کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اپنے گناہ کون دیکھنا چاہے گا؟ کس میں ہوتی ہے اتنی ہمت؟ اور وہ کیسے اس کے سارے اعمال سے واقف تھا؟ کیا وہ خدا تھا؟ مگر نہیں، خدا تو مہربان ہوتا ہے۔ وہ شخص تو شفاق تھا، بے رحم تھا۔ اور اب تمہارا باپ اپنے بھائی کی بیٹی سے تمہاری شادی کروا رہا ہے تاکہ تم اس کی جائیداد پر قبضہ۔ اس کی آواز اس پر غصہ سے کامتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو دلاور خان، یہی تمہارا تعارف ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ دلاور کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ کوئی اجنبی اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ تم کون ہو؟ بمشکل ہمت کر کے دلاور نے سوال کیا۔ میں تمہاری موت ہوں، تمہارے باپ کے لیے آسمان سے نازل ہونے والا قہر ہوں۔ اس کی آواز میں بلا کی سفاکیت تھی۔ اس شخص کی گہری سے آنکھیں بے حد سرد تھی۔ دلاور نے خوف سے جھرجھری لی۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ دلاور نے اسے لالچ دیا۔ تو مجھے اپنی قیمت بتاؤ۔ اسے خاموش دیکھ کر دلاور نے پھر سے کہا۔ اچانک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی سیل میں، اور دلاور کے جبڑے پر اس کی 5 انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ میری قیمت دو گے تم؟ دلاور کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اس نے اوپر اٹھایا تھا۔ ٹارچر لیمپ کی روشنی میں وہ کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے اوپر جھکتا دکھائی دیا تھا۔ تم جتنی قیمت مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، دلاور نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے یکدم دلاور کے بال چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چہرہ موڑ کر ایک گہری سانس لی اور پھر دلاور کی طرف گھوما۔ چٹاک کی زوردار آواز کے ساتھ ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پر پڑا تھا۔ میری قیمت تمہاری اور تمہارے باپ کی موت ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑا۔ میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دلاور دبی دبی آواز میں چلایا۔ اس کا گال جل رہا تھا اور کان سنسنا رہا تھا اس تھپڑ پر۔ یہ پوچھو، تمہارے باپ نے میرا کیا نہیں بگاڑا؟ اس نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ مجھے جانے دو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ دلاور منتوں پر اتر آیا۔ اس کی ساری اکڑ مقابل کے 2 تھپڑوں نے ہی نکال دی تھی۔ مجھے تمہارا بھروسہ نہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، تم جو کہو گے، جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو؟ مقابل نے کہنا شروع کیا۔ دلاور خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ زوبیا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ سومیہ مصطفیٰ کے روم سے باہر آ کر اسے بتا کر چلی گئی۔ آنٹی رکیے، سیمل نے انہیں پکارا۔ یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، پلیز میرا دل رکھنے کے لیے کھا لیں۔ سیمل نے ان کے سامنے سینڈوچ اور جوس کا شاپر کیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا بیٹے، لیکن آپ کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتی ہوں، نماز پڑھ کے۔ وہ اس کی اتری شکل دیکھ کر فوراً بولی، سو سویٹ۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر فرتے جذبات سے بولی تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ سومیہ پلے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زوبی، جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد سیمل نے اسے ٹہوکا دیا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ اس معصومیت پر کون نہ مر جائے، اے خدا۔ سیمل نے گویا سر پیٹ لیا۔ بے وقوف، ڈاکٹر مصطفیٰ سے مل لو، کیا پتا وہ آپ کی منتظر ہوں۔ جیسے فلموں میں ہوتا ہے، ہیرو ہیروئن کی آواز سن کر ہی بھلا چنگا ہو جاتا ہے۔ بکواس نہ کرو، زوبیا نے اسے لتاڑا۔ جاؤ بھی، سیمل نے اسے دھکیلا۔ اچھا جاتی ہوں، وہ بے دلی سے کھڑی ہوگی۔ سیمل نے اسے تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کو بستر پر کیوں بے ہوش پڑے دیکھ کر زوبیا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ درد تب نہیں ہوتا جب اپنی چوٹ لگ جائے، درد تو تب ہوتا ہے جب کسی اپنے کو چوٹ لگ جائے۔ محبت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ ایک ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی دل میں۔ میں سمجھی تھی کہ جو محبت میں نے آپ سے کی ہے وہ مر چکی ہے، مگر نہیں، وہ زندہ ہے۔ محبت اب بھی باقی ہے۔ محبت زندہ ہے تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ عشق تو فنا ہونے کا نام ہے۔ عشق میں ہی تو درد سہنا پڑتا ہے۔ محبت راکھ میں دبی چنگاڑی کی طرح اچانک ہی بڑک اٹھتی ہے۔ محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ محبت محبت ہوتی ہے، کوئی سودا نہیں۔ یک طرفہ ہو یا 2 طرفہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نفرت ہے تم سے، نفرت ہے اس محبت سے، مجھے نفرت ہے تم سے۔ سنا تم نے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی تم سے محبت کرنا، اور کتنا کو محبت کے جال میں پھانس چکی ہو۔ سب ایسی لڑکیاں ایسے ہی کہتی ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو مر جاؤ، لیکن میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ مر گئی محبت۔ مصطفیٰ علی خان کی نفرت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے تمہاری سو کال محبت شروع ہوتی ہے۔ محبت کبھی نہیں مرتی۔ زوبیہ رحمان کے عشق کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے مصطفیٰ علی خان کی سو کال نفرت شروع ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرو۔
दरवाजे से लेकर बेड तक उसने जैसे 3 सालों का फासला तय किया था। कदम मन मन के भारी हो रहे थे। वो चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। उसने एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खुश की और उसकी तरफ देखा जो बेखबर सो रहा था, या शायद वो हमेशा उससे बेखबर रहा था। मैंने ये कभी नहीं चाहा था मुस्तफ़ा। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मगर मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। वह सर झुकाए अपने हाथों को देखते हुए बोल रही थी, किसी रोबोट की तरह। किस बात की इतनी बड़ी सजा दी मुझे? क्या मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? मेरा क्या कसूर था? आपको चाहा था, सिर्फ आपको। आपके सिवा किसी और को सोचना भी हराम लगता था। आपने मुझे बहुत दुख दिए हैं। आपने मेरी साथ की धज्जियां उड़ाई हैं। आप संगदिल हैं मुस्तफ़ा। आप फिर वही करें। आपने एक बार कहा था, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मगर आपने मेरी साथ का आसमान की बुलंदियों से पाताल की पस्ती में फेंक दिया। आपने अच्छा नहीं किया मुस्तफ़ा। आप अब फिर मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं? मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। बस एक बार आंखें खोल दें। मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रही हूँ। बहुत मोहब्बत की है आपसे। आपके इश्क में सांस लेती हूँ मैं। मुस्तफ़ा, होश में आ जाएं। मैं जानती हूँ आपको मुझसे ज़रा से भी मोहब्बत नहीं। प्लीज़ होश में आ जाएं। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस एक बार कह दें कि सुबिया यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मुस्तफ़ा। वह उसके हाथ पर सर रखकर बेतहाशा रो रही थी। उसे महसूस नहीं हुआ वह किस सहनी रो में बहकर वो सब कह रही थी जो उसने मुस्तफ़ा से कभी ना कहने का अहद बांधा था। वो सब कुछ कह गई थी वो जो शायद उसके होश में होने पर भी नहीं कह सकती थी। बहुत देर वह यूं ही रोती रही जब उसकी उंगलियों में हरकत पैदा हुई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी नफरत सिर्फ एक झूठ थी, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भी तुमसे इश्क हो गया। उसने किसी की धीमी आवाज़ सुनी थी। एक अजीब से एहसास के तहत उसने अपना भीगा चेहरा ऊपर उठाया। वह मंचमंत रह गई थी, सांसें हलक में अटक कर रह गई थी। वो एक हाथ से ऑक्सीजन मास्क उतारे बहुत बेबसी से उसकी तरफ देख रहा था। बेयकीनी से उसने भीगी पलकों को झपका। एक आंसू मोतियों की लड़ी की मानिंद टूट कर बहता रुखसारों पर फिसलता चला गया। तो गया वो जिंदा था। वो होश में आ चुका था और शायद उसने सब कुछ सुन लिया था। ये उसका चेहरा बता रहा था। मुस्तफ़ा, आपको होश आ गया, शुक्र अल्लाह का। वो बेख्तियार आगे बढ़ी थी। बेख्तियार ही उसके हाथ पर सर रख कर रोती थी और फिर सर उठाकर उसे देखा जो हल्का सा मुस्कुराया था। मैम, मेरा हाथ छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात पर वो शर्मिंदगी और खपत से जल्दी से उसका हाथ छोड़कर पीछे हुई जहाँ ड्रिप लगी हुई थी, और वह उसे सख्ती से पकड़े हुई थी। मैं चलती हूँ। वह वहाँ से उठने लगी थी जब मुस्तफ़ा ने हाथ से खींचकर उसे दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। किधर जा रही थी? आपको मेरी मौजूदगी डिस्टर्ब करेगी। मुझे पता है कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, इसीलिए। उसने आंसू पीछे धकेले और नम आवाज में बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता? वो उसे नजरों के हसार में लिए बोला, आपने एक बार नहीं कई बार कहा है खुद। वो उसे उसकी अल्फाज याद दिलाते हुए बोली, बकवास की थी मैंने। उसे जैसे खुद पर गुस्सा आया। सोबिया ने रुख फेर लिया। तुम मेरे लिए रोई थी? वो बगौर उसकी सुर्ख आंखें देख कर बोला, नहीं, मैं क्यों रहूंगी आपके लिए? आप लगते ही क्या है मेरे? वो रुख फेर कर आंसू छुपाती हुई बेनियाजी बरतने की कोशिश करती हुई बोली, मैं लगता ही क्या हूँ तुम्हारा? तुम्हारा सब कुछ तो वो है ना, सहराब। वो पुरानी बात का हवाला दे रहा था। वो सब झूठ था, मजाक था। मैंने उस दिन आपको दरख्त के पास खड़े देख लिया था। आप हमारी बातें सुन रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की आपको अपनी सफाई देने की, मगर आपने नहीं सुना कुछ। दो आंसू पलकों की बार तोड़कर बह निकले थे। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोला। आप बहुत बुरे हैं, वो नम लहजे में बोली। जानता हूँ, वो जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोला। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। दाएं गाल पर बैंडेज लगी हुई थी, माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। वो एक दिन में ही जर्द रंग का मुरझाया हुआ फूल लगने लगा था। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो पुरशिकवा अंदाज में बोली। अब सब ठीक कर दूंगा। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? वो जानता था कि वह ना चाहते हुए भी उसकी तकलीफ का बायस बना था। एक गलत फहमी ने सब बर्बाद कर दिया था। माफी किस बात की? वो हैरान होते हुए बोली। हर चीज की, हर उस तकलीफ की जिसकी मैं वजह बना हूं। अगर मैं मर जाती तो किससे माफी मांगते? कौन होता उस सब का जिम्मेदार? आपके अल्फाज ने मुझे जितनी तकलीफ दी है उसका अंदाजा भी है आपको? और उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, ऐसा मत कहो। वो तड़प उठा था। और जो तकलीफ आपकी वजह से मैंने बर्दाश्त की, उसका क्या? वो उससे जवाब मांग रही थी। उसकी काली सी आंखें उस वक्त बिल्कुल सर्द थीं। मैं मदावा कर दूंगा, वो बेबसी से बोला था। ठीक है, आपको माफ़ी चाहिए ना, कर दूंगी मैं आपको माफ़। उसका लहजा बिल्कुल बेतासुर था। आंखों में हल्की सी नमी उभरी। क्या वाकई तुम तो मुझे माफ़ कर दोगी ना? वो बेयकीनी से बोला। हाँ, कर दूंगी।
सामने लेटा शख्स वो था जो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज था। कोई दीवानी थी उस शख्स की मोहब्बत में। उसकी आंखों में सिर्फ उसी का अक्स था, उसके लबों पर उसी का नाम था, उसकी धड़कनों में उसी शख्स को देखकर हलचल पैदा होती थी। उसकी हजारों गलतियां माफ कर सकती थी वो। थैंक यू सो मच जुबिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। तुम्हारी आंखों में फिर से मोहब्बत की जुगनू आबाद कर दूंगा। मेरी एक शर्त है, तभी आपको माफी मिलेगी, वो बेतासुर अंदाज में बोली। तुम हुक्म करो, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं आपको माफ कर दूंगी लेकिन भूल नहीं सकती, इसलिए आप दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। वो बेलचक अंदाज में बोली। वो खुद को जितना मर्जी मजबूत साबित कर लेती, लेकिन आंसू उन पर कब किसी का इख्तियार होते। मेरी बात सुनो, ये सब एक गलत फहमी थी, एक ट्रैप था। ये सब उस कोमल की वजह से हुआ। वो बेबसी से बोला। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, वो सपाट अंदाज में कहकर कमरे से बाहर निकल गई। बस एक बार आ जाओ तुम मेरी दुल्हन बन के मेरे पास, इतनी मोहब्बत दूंगा कि हर दुख भूल जाओगी। मैं तुम्हारी रूह में चुभे कांच के टुकड़े निकाल कर तुम्हें अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो लूंगा। तुम्हारे हर जख्म पर मरहम रख दूंगा। मैं तुम्हें बहुत जल्द मना लूंगा। उसने कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए जैसे खुद से सरगोशी की थी। बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना कि जीवन कहानी को कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, उसे कितना बताना है, उसे कितना छुपाना है, कहाँ रो रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, कहाँ आवाज देनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट आना है। बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना। उनको होश आ गया आंटी, जुबिया ने बाहर आकर सोमिया को बताया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वह फटते मसरत से बोली। आंटी हम चलते हैं अब, जुबिया ने कहा। लेकिन बेटे, आंटी आप फिक्र मत करें, मैं कल आ जाऊंगी। नहीं बल्कि कल तो सिमल की शादी है। वह उनको मतलब देख कर उनके पास है। सिमल की शादी है? वह हैरान हुई। जी आंटी आप ही आइएगा। लगे हाथों सिमल ने उन्हें भी दावत दे डाली। बेटे मेरा आना तो मुश्किल है, वैसे भी मुस्तफ़ा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। आंटी आप फिक्र मत करें, इर्तिज़ा भाई जल्दी आ जाएंगे और मैं खाना भिजवा दूंगी ड्राइवर के जरिए। सुबिया ने उनके हाथों को थाम कर कहा तो वह इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराई। खुदा हाफिज आंटी। फी अमान अल्लाह बेटा। बहराम खाना खाने के बाद लाउंज में बैठा था जब सिमल का फोन आया, जो उसे और हरमैन को इनवाइट कर रही थी अपनी शादी पर। वह उसे बताने का सोच ही रहा था जब वो चाय का मग पकड़े लाउंज में आ गई। तुम्हारी फ्रेंड का फोन था, चाय का मग थाम कर उसने बोलना शुरू किया। कौन? सिमल। वो बेताबी से बोली। हाँ सिमल, उसकी शादी है कल। बहराम ने सादगी से उसे बताया, लेकिन वो तो एक झटके से खड़ी होगी। क्या? सिमल की शादी है और आप मुझे अब बता रहे हैं? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है और वो ऐसे कैसे शादी कर सकती है? वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। ब्रेक लगाओ, बहराम ने उसे टोका। मुझे भी अभी फोन आया उसका, मैंने साथ ही तुम्हें बता दिया। और कपड़े में ला दूंगा। और क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कैसे? वो शादी नहीं कर सकती? वो भी उसी के अंदाज में बोला तो वो खजल होगी। मेरा मतलब है कि मेरे बगैर। क्यों? तुम क्या मौलवी हो या तुम्हारे साथ होनी है उसकी शादी? वो चिढ़कर बोला। अस्तगफार, कैसी बातें कर रही हैं सर? मैं उसकी दोस्त हूँ और बुरा मान के। अच्छी शॉपिंग पर चलोगी? उसने बात बदली। जी सर, वो एक्साइटमेंट से बोली। मैं अभी आई तैयार होकर, 5 मिनट है तुम्हारे पास। वो घड़ी पर टाइम देखता हुआ बोला। 5 मिनट के बजाय वो पूरे 25 मिनट लगा कर तैयार हुई और जल्दी से चादर लेकर पोर्च में आई, जहां वो तने हुए तासुरात के साथ खड़ा हुआ था। मेरे असूलों के मुताबिक 5 मिनट का मतलब होता है 4:45। वो घड़ी उसकी नजरों के सामने करता हुआ संजीदगी से जुताकर बोला। अच्छा, कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास ऐसे बकवास असूल? वो चटक कर बड़बड़ाई तो बहराम ने हैरत से उसे देखा। क्या कहा अभी? वो कड़े तेवरों से उसे देखता हुआ उसके सर पर पहुंचा। कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आइंदा से मैं भी आपके असूल फॉलो करने की कोशिश करूंगी। वो एकदम ही भीगी बिल्ली बन के उसके गुस्से को देकर। गुड गर्ल, वो उसका गाल थपथपाकर बोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हरमेन ने अपना गाल चादर से यूं रगड़ा जैसे खुदा न हादसा उसे किसी जहरीली चीज ने काट लिया। घटिया इंसान, शर्म नहीं आती इसे? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। और दिल में उसे कोसते हुई गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में वो दोनों खामोश ही रहे थे। निकलो, मॉल के पार्किंग एरिया में कार पार्क करके वो उसकी जानिब पे दरवाजा खोलकर उसे झंझोड़ कर बोला, जो गहरी सोच में थी। जी। वो फुर्ती से बाहर निकल आई। चलो, वो ऑर्डर देता हुआ उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। मेरा हाथ छोड़ें। वो उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई रुकी। चुप करो, उसने डांट दिया। वो मुंह बनाकर रहेगी। वो उससे लिए एक बुटीक में दाखिल हो गया, जहां पार्टी वियर और शादी की मुनासबत से पहनने वाले ड्रेसेस थे। वो शॉप का तनकीदी जायजा ले रहा था जब उसकी नज़र एक जगह टिक से गई। ये वाला ड्रेस सिखाएं? उसने सेल्स गर्ल को इशारा किया। श्योर सर,
یہ پرفیکٹ رہے گا۔ اس نے ہرمین کی توجہ اس طرف کروائی۔ وہ آنکھیں پاڑے اس ڈریس کو دیکھنے لگی جو بے حد خوبصورت تھا۔ سی گرین کلر کی وہ لمبی سی فراک تھی جس کے دامن اور بازوؤں پر خوبصورت کام ہوا تھا۔ دوپٹہ شاکنگ پنک کلر کا تھا جس پر بھی ہلکے گولڈن اور کاپر رنگ کا باریک سا خوبصورت کام ہوا تھا۔ یہ تو بہت پیارا ہے، اس نے دل سے تعریف کی تھی۔ یہ پیک کرتے بہرام نے سیلز گرل سے کہا، تم اس کے علاوہ اور کوئی ڈریس پسند کر لو اپنی مرضی سے۔ بہرام نے اسے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ اس کے یوں دیکھنے پر وہ چڑ گیا۔ یہ ڈریس آپ نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے لیا ہے نا؟ وہ مشکوک انداز میں بولی۔ بہرام کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ تمہارے لیے ہی لیا ہے، وہ برہمی سے بولا۔ پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کوئی اور ڈریس پسند کر لوں؟ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو تم، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اچھا پھر مجھے یہ والا، وہ والا، یہ بلو والا اور یہ پرپل والا ڈریس پسند ہے۔ اس نے ایک دم شو کیس میں سجی ڈریسز کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا، ان سب کو پیک کر دے۔ اس نے سیلز گرل کو اشارہ کیا۔ ڈریس لینے کے بعد انہوں نے جویلری سلیکٹ کی اور پھر جوتے لیے۔ ہرمین نے سمل کے لیے گفٹ بھی لیا تھا۔ شاپنگ اور ڈنر کے بعد ہی وہ گھر لوٹے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہوتے ہی وہ بہرام سے پہلے ہی باہر نکل کر اندر کی طرف پڑی۔ سنو، بہرام نے اسے پکارا۔ جی، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سامان اٹھاؤ اپنا۔ بہرام نے گاڑی میں پڑے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا تو اس کا منہ کھل گیا۔ آپ لے آئے اندر؟ جو ہاتھ جلا کر بولی۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ شوہر تو ہے نا؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ او ہاں، میں تو بول ہی گیا تھا، وہ کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ گاڑی سے سامان اٹھا کر اندر کی طرف بھاگی۔ تب کچھ یاد آنے پر رکی۔ سر آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ اسے اچانک یاد آیا۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور بستر پر گر گئی۔ اس کو نیند آ رہی تھی۔ میں کل اپنی دوستوں سے ملوں گی، وہ یہی سوچتی جانے کب خوابوں کی دنیا میں اتر گئی۔ کدھر تھے تم؟ اور یہ چہرے پر کیا ہوا؟ دلاور کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سبحان خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوستوں کے ساتھ تھا اور یہ ہلکی سی چوٹ لگی ہے اور سنگال پر ہاتھ رکھا جہاں تھپڑ کے نشان تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلائے۔ میں جانتا ہوں، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی سمل سے میری شادی ہو ہی رہی ہے۔ وہ تنزیہ ہنستے ہوئے بے فکری سے بولا۔ یہ نیوز دیکھو۔ سبحان خان نے ٹی وی آن کیا جہاں خبریں چل رہی تھی۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے مشہور و معروف بزنس مین اور سیاستدان سیٹھ بخت شاہ اور ان کے گارڈز اور ڈرائیور کا کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ آخری بار ان کو سبحان خان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا کیونکہ مقتول کا شک تھا کہ سبحان خان نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج مٹا دی گئی ہے اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ قتل ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان سب کو گولیاں ماری گئی تھی۔ مقتول کے خاندان کے انصاف کے لیے اپیل۔ مزید یہ بھی بتاتے چلیں کہ مقتول سیٹھ بخت شاہ کی 10 سالہ بیٹی جس کا نام روشنی بتایا جاتا ہے کو کسی نے 3 دن سے اغوا کیا ہوا اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔ نیوز کاسٹر کے الفاظ نے ان دونوں کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ یہ اخبار بھی پڑھو، اپنے کرتوت دیکھو۔ سبحان خان نے اخبار اس کے منہ پر پھینکا، اس سے جھک کر اخبار اٹھایا۔ اخبار میں اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ یہ وہی مال میں لی گئی اس کی تصویریں تھیں جب لوگوں نے اسے مارا تھا۔ مشہور بزنس مین سبحان خان کے بیٹے دلاور خان مال میں ایک لڑکی کو چھیڑتے ہوئے اور زبردستی کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ تفصیل کے مطابق وہ پاگل خانہ سے مفرور تھے اور بہت خطرناک پاگل ہے جو کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ سبحان خان نے زبردستی اسے پاگل خانہ سے چھڑا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑنا بے وقوفی ہے اور اس کو جلد از جلد پاگل خانہ بھیجا جائے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ خبر پڑھ رہا تھا۔ کل تمہارا نکاح ہے سمل کے ساتھ۔ صفیہ نے آگے بڑھ کر اسے ایک نئی خبر دی۔ باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں تمہیں؟ کون سی عزت؟ وہ عزت جو لوگ آپ کی ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ عزت جو لوگ آپ کی دولت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دلاور چلا اٹھا تھا۔ بخش دے مجھے، کر لوں گا میں نکاح آپ کی بھتیجی سے۔ وہ چٹک کر بولتا کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ صفیہ حیران ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا بس۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ امی پلیز نہ بس کر دیں، وہ اب جھنجھلا کی تھی۔ کیسے بس کر دوں؟ کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ آرام سے اپنی شادی فکس کر کے ماں کو بتا رہی ہو؟ وہ سخت بری ہوئی تھی۔ اپنی شادی پر تو بلا رہی ہو نا آپ کو؟ تم تو راضی ہی نہیں تھی دلاور سے شادی کے لیے۔ انہوں نے اسے گھورا تو وہ مزید کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ امی آپ مجھ پر یقین رکھیں، بس میں اپنے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آپ بس میری بات سنیں۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور انہیں سب بتانے لگی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ برہم ہوئی۔ اب تو بتا دیا ہے نا، اب خوش ہو جائیں۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تو انہوں نے ایک تھپڑ لگایا اس کے۔ امی کیا؟ اب کیوں ماری ہیں؟ وہ منمنائی۔
शर्म तो नहीं आती? उन्होंने उसे घूरा तो वो मजीद हंसी। अम्मी वो ना, वो जरा झिझक कर बोली। अब क्या है? उन्होंने बेहद हबकी से उसे देखा। होने वाली मदर इन लॉ से कह दें कि मेन्यू में कुछ चीज़ें ऐड कर दें। मैं भूल गई थी तब उनसे मेन्यू सही से डिस्कस करना। वो मासूमियत से पलके झपकाती हुई फरमाइश कर रही थी। सिमल, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? उन्होंने मलामती नजरों से उसे देखा। अम्मी इसमें शर्म की क्या बात, ताईजान को फोन करके कह देती हूँ। उस संजय से कहा और साथ ही सफिया को फोन भी कर डाला। नौरीन ने बस अपने दिमाग ही खपाना था उसके साथ, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। होने वाली मदर इन लॉ बात सुने। शायद वो जिंदगी में पहली बार सफियताई के साथ इतनी तमीज से बोली थी। बोलो। वो सख्त हैरान थी उसकी तर्ज तखातुब और तमीजदारी पे। वो असल में ना, मेन्यू में कुछ चीज़ें ऐड कर लें। मेरी दोस्त सोबिया को कुल्फा बहुत पसंद है, और दही बड़े, कबाब, चिकन जलफरेजी, और हाँ, हरमीन को तो गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है। प्लीज़ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी चीज़ में। दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का सवाल है। वो आखिर पर मकरूराना अंदाज में बोली। सफिया को आग लग गई थी। नहीं रहती किसी चीज़ की कमी। उन्होंने दांत पीस कर फ़ोन ही बंद कर दिया। यस। उसे फ़ोन सोफ़ा पर उछाल कर अम्मी का मुंह चूम लिया। माय स्वीट हार्ट, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कभी यूं भी आ मेरे रूबरू, गुनगुनाते हुए वो अपने कमरे में आई थी और स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बत्तियां रोशन की, मगर दरवाजे के साथ इस सादा वजूद को देखते ही उसने सटपटाकर मुंह पर हाथ रखा, फिर अपने पीछे दरवाजा बंद किया। तुम इधर कैसे आए? घबरा कर उसने शानों पे झोलता दुपट्टा दुरुस्त किया, फिर करीब आते हुए पूछा। खिड़की से, वह सुकून से बोला। वो आज भी मास्क से चेहरा छुपाए हुए था। ब्लैक कार्गो पैंट के साथ उसने ब्लैक ही हुडी पहन रखी थी, जिसने उसके चेहरे को यूं छुपाया हुआ था। खड़े होने के बाद सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई देती थी। तुम्हारी चोट कैसी है? सिमल ने हमदर्दी के तहत पूछा। आई एम फाइन नाउ। इधर क्यों आए हो? वो उसे एकटक अपनी तरफ देखता पाकर कुछ चिल्लाई थी। तुमसे मिलने, वह संजीदगी से बोला था। मुझसे मुझसे मिलने? मगर क्यों? हैरत से अपनी जानिब इशारा करके उसने पूछा। क्योंकि तुम मुझे याद कर रही थी। सिमल को लगा जैसे वह मुस्कुराया हो। मैं कब तुम्हें याद कर रही थी? वो गड़बड़ाई। अभी तुम कह रही थी, कभी यूं भी आ मेरे रूबरू। वो उसे उसके अल्फाज से याद दिला रहा था। सिमल तब की। वो तो मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी। वो जज्बस होकर बोली। अच्छा, मैं समझा था कि। उसने तपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी अधूरी बात ने सिमल को आग लगा दी। जी नहीं, मुझे कोई ऐसा फजूल शौक नहीं। वो कलस कर बोली। और कल मेरी शादी है, मेरा शोहर मुझे लेने आएगा। आखिर में उसने तफाखुर से जताया, जिस पर वो कुछ कहे बगैर धीमे से हंस दिया। वो नासमझी से उसे देख कर रहेगी। एक बात पूछो? वो कुछ देर बाद बोला। पूछो। उसने इजाजत दी। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो उसकी आंखों में देख कर बोला। नहीं। जवाब उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। ओके, मैं चलता हूँ। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। सुनो। सिमल ने उसे रोका। वो रुक गया। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो वापस नहीं मुड़ा। नहीं, मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। वो बगैर उसकी तरफ देखते हुए कहता खिड़की से कूद गया। अगला दिन बहुत रोशन और खूबसूरत था। मौसम सुबह से ही बेहद खुशगवार था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वो दिन में सुबह के साथ मेहंदी लगवाने पार्लर चली गई थी। हरमेन किधर रहेगी? शाम हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आई थी। आ जाएगी, सोबिया भी कह रही थी जब वो अंदर दाखिल हुई। सी ग्रीन कलर की फ्रॉक पहने और मैचिंग ज्वेलरी के साथ मेकअप किए वो गजब ढा रही थी। माथा पट्टी उसकी सभी पेशानी पर बहुत सज रही थी। जिमल, सोबिया, हरमेन भागते हुए उन दोनों के गले लगी। वो तीनों कितनी ही देर तक एक दूसरे के गले लग कर रोती रही। हरम, किधर थी तुम? जोबिया ने आंसू साफ करते हुए पूछा। मैं हॉस्पिटल में थी। उसने फौरन बहाना खड़ा। बहराम की नसीहत याद थी। अच्छा, रोना बंद करो। हम तीनों अपनी अपनी स्टोरी सुनाएंगे, मगर अभी नहीं। सिमल ने कहा। तो वो दोनों ही मुस्कुराए। जोबी, मैं कैसी लग रही हूँ? सिमल ने बात बदलने की खातिर पूछा। सोबिया ने उसे सटता पैर देखा। उसने दिलावर की तरफ से आया हुआ निकाह का जोड़ा काट कर फेंक दिया था और अलमारी से अपना नया जोड़ा निकाल कर सेबतन किया था। उसका सफेद पैरों को छूता अनारकली फ्रॉक उसके वजूद पर कितना जच रहा था। फ्रॉक के दामन पर लगे सब स्टोन कितने खूबसूरत लग रहे थे। उसे आईने में अपना रूप देखा था। वह मुस्कुराई थी। सब दुपट्टा, जिस पर सफेद और गोल्डन ब्रॉन्ज और पर्ल स्टोन्स लगे हुए थे, उसके ड्रेस के साथ कितना अच्छा लग रहा था। जोबिया और हरमेन ने एक साथ बेड से दुपट्टा उठाकर उसके सर पर रखा। परफेक्ट। फूलों की गजरें अपनी नाक की करीब करते हुए उसने सफ़ेद और सुर्ख गुलाबों की खुशबू अपने अंदर उतारी थी। गले में पहना हीरे का नाजुक सा नेकलेस और माथे पर लगा रूबी का टीका जगमगा रहा था। बिलाशुबा वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। ब्यूटिशियन ने महारत से उसका मेकअप किया था। उसकी नीली झील सी आंखें काजल और मुस्कुराहट से सजी मजीद खूबसूरत लग रही थी। वो एकदम एड़ियों के बल गोल गोल घूमी थी। हाई हील्स पहनने की वजह से उसका कद मजीद दराज लग रहा था।
सब्ज और सफ़ेद झंडा लग रही हो। आज 14 अगस्त तो नहीं। ज़ुबिया ने मुस्कुराहट दबा कर कमेंट किया तो वो दब कर उसकी तरफ मुड़ी। दफा हो। हरम तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? उसने ज़ुबिया को गोली मारते हुए हरम से पूछा। अच्छी लग रही हो। हरम ने भी तारीफ में कंजूसी दिखाई। तुम भी बस सही लग रही हो और इस मेकअप में मजीद चुड़ैल लग रही हो। जेमल ने अपना बदला चुकाया। तुम जलती हो मुझसे। हरम ने उसे तपाया। जलती है मेरी ज्योति, बस करो। इससे पहले वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ना शुरू कर देती, ज़ुबिया ने उन्हें टोका। निकलो मेरे कमरे से। सिमल ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। हाय अल्लाह, मुझे पता ही नहीं था मैं दुल्हन बन के इतनी प्यारी लगूंगी। माशाअल्लाह, अल्लाह मुझे सफिया ताई की गंदी नजरों से बचाए, आमीन। उन दोनों के जाने के बाद वो आईने में खुद को देखकर अपनी बलाएं लेने लगी थी। जारी है।